मैं बाल गंगाधर तिलक बोल रहा हूं। मैं वही हूं जिसने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया। मैं वही हूं जिसने हमेशा गांधी जी के विचारों का विरोध किया और उनके विरोध में खड़ा रहा कि अहिंसा के बल पर आजादी हासिल नहीं की जा सकती। मैं वही तिलक हूं जिसने बचपन से ही अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई और उसके फलस्वरूप स्कूल से निकाला भी गया। मैं वही बाल गंगाधर तिलक हूं जिसने हिंदू मुस्लिम को जोड़ने का काम किया। मैंने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने की वजह से 11 साल की जेल भी काटी। आज मैं बताऊंगा किन कारणों से मैंने कांग्रेस छोड़ी और किस तरह मैंने हर समय गांधी जी के विचारों का विरोध किया, और बताऊंगा भारत में फैले प्लेग का किस तरह डटकर सामना किया। मेरा जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी जिले के चिकलगांव तालुका में हुआ। मेरे पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र पंत व माता का नाम पार्वती बाई गंगाधर था। कहते हैं कि मेरी माता पार्वती बाई ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पूरे अश्विन महीने में निर्जला व्रत रखकर सूर्य की उपासना की। इसके बाद मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म के समय मेरी माता बहुत दुर्लभ हो गई। जन्म के काफी समय बाद हम दोनों स्वस्थ हुए। मेरे बचपन का नाम केशव था और यही नाम मेरे दादाजी रामचंद्र पंत के पिता का भी था। इसीलिए परिवार में सब मुझे बलवंत या बाल कहते थे, अतः मेरा नाम बाल गंगाधर पड़ा। मेरा बाल्यकाल रत्नागिरी में व्यतीत हुआ। बचपन में मुझे कहानी सुनने का बहुत शौक था, इसीलिए जब भी समय मिलता मैं अपने दादाजी के पास चला जाता और उनसे कहानी सुनता। दादाजी मुझे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, गुरु नानक आदि देशभक्तों और क्रांतिकारियों की कहानियां सुनाया करते थे। मैं बड़े ध्यान से उनकी कहानियों को सुनकर प्रेरणा लेता। मुझे अपने दादाजी से ही बहुत छोटी सी उम्र में भारतीय संस्कृति और सभ्यता की सीख मिली। इस तरह प्रारंभ में ही मेरे विचारों का रुख क्रांतिकारी हो गया और ये अंग्रेजों व अंग्रेजी शासन से घृणा करने लगा। मैं बचपन से ही सच्चाई पर अडिग रहता था। मैं खुद कठोर अनुशासन का पालन करता था, लेकिन साथियों की अनुशासनहीनता की कभी चुगली नहीं करता था। एक दिन मेरी कक्षा के कुछ छात्रों ने मूंगफली खाकर छिलके फर्श पर बिखेर दिए और चारों ओर गंदगी फैला दी। कुछ देर बाद जब मेरे अध्यापक कक्षा में आए तो कक्षा को गंदा देखकर बहुत नाराज हो गए। उन दिनों अध्यापक बेहद कठोर हुआ करते थे। अध्यापक ने पूछा तो किसी भी छात्र ने अपनी गलती नहीं स्वीकारी। इस पर अध्यापक ने सारी कक्षा को दंडित करने का निश्चय किया और अपनी छड़ी निकाली और उन्होंने प्रत्येक छात्र से कहा कि हाथ आगे बढ़ाओ, और हथेली पर तड़ातड़ बैंत जड़ दी। जब मेरी बारी आई तो मैंने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। मैंने अपने हाथ बगल में दबा लिए और बोला, मैंने मूंगफली नहीं खाई है, इसीलिए बैंत भी नहीं खाऊंगा। अध्यापक ने कहा, तो तुम सच सच बताओ कि मूंगफली किसने खाई। मैंने जवाब दिया, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा और मैं बैंत भी नहीं खाऊंगा। मेरे इस बात को सुनकर अध्यापक का गुस्सा और बढ़ गया। अध्यापक ने मेरी शिकायत प्राचार्य से कर दी। इसके बाद मेरे घर पर मेरी शिकायत पहुंची और मेरे पिताजी को स्कूल आना पड़ा। स्कूल आकर मेरे पिताजी ने बताया कि उनके बेटे के पास पैसे ही नहीं थे, वो मूंगफली खरीद ही नहीं सकता। पिताजी के इस उत्तर के फलस्वरूप मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन मैंने बिना किसी अपराध के दंड पाना स्वीकार नहीं किया। इस तरह मैं आजीवन अन्याय का डटकर विरोध करता रहा। इसके लिए मुझे तरह तरह के कष्ट भी उठाने पड़े और जेल भी जाना पड़ा, लेकिन मैंने कभी भी अन्याय के आगे सर नहीं झुकाया। स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों में मेरा नाम मेरे सर्वोच्च साहस, बलिदान, निस्वार्थता और स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक के रूप में सामने आता है। मैंने अपनी स्कूली पढ़ाई और स्नातक करने के बाद अपना पूरा समय सामाजिक सेवा और राजनीतिक समस्याओं को दूर करने में लगा दिया।
मैं अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई शिक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहता था और मैंने ही महाराष्ट्र में शिक्षा के प्रसार के लिए एक समाज की शुरुआत की। लेकिन मेरा बेचैन मन एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रह सका। मैंने जल्द ही पत्रकारिता में कदम रखा और एक मराठी अखबार केसरी शुरू किया। मैंने भारतीय समाज में सुधार के लिए जोश के साथ लिखा और समाचार पत्र केसरी की मदद से मैंने मेरी आवाज जन जन तक पहुंचाई। छुआछूत की समस्या पर मैंने लिखा कि मैं भगवान को भी नहीं पहचान पाऊंगा यदि उन्होंने कहा कि छुआछूत उनके द्वारा बनाया गया कोई नियम है। सामाजिक सुधारों की वकालत करते हुए मैंने लोगों का ध्यान राजनीतिक समस्या ब्रिटिश शासन से भारत की मुक्ति की ओर दिलाया। मैंने केसरी में लेख लिखना शुरू किया जिसमें प्रत्येक भारतीय के स्वतंत्र होने के जन्म के अधिकार पर जोर दिया गया। ये उन दिनों प्रचारित किया जाने वाला एक क्रांतिकारी सिद्धांत था। इसने मुझे साम्राज्य के साथ संघर्ष में ला दिया और मुझे 1897 में राजद्रोह के आरोप में दोषी ठहराया गया। हालांकि मेरा दृढ़ विश्वास मेरे लिए एक आशीर्वाद साबित हुआ और बाद में मैं एक प्रांतीय नेता से राष्ट्रीय नेता बन गया। 1889 में जिस वर्ष जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, मैंने सर विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे सत्र में भाग लिया। मैं तब 33 वर्ष का था। दो अन्य युवा कांग्रेसी जो मेरे समकालीन बनने वाले थे वो भी पहली बार कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए। लाला लाजपत राय जो 34 वर्ष के थे और गोपाल कृष्ण गोखले जो 33 वर्ष के थे। 1885 में कांग्रेस में नरम पंथियों का वर्चस्व था जो न्याय और निष्पक्षता की ब्रिटिश भावना में विश्वास रखते थे और आंदोलन के संवैधानिक और वैध तरीकों में विश्वास करते थे। हालांकि बाद में लॉर्ड कर्जन के बंगाल राज्य के विभाजन के निर्णय के साथ यह सब बदल गया। भारत के युवा उग्रवादी राजनीति और सीधी कार्रवाई की ओर बढ़े। बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के साथ मैंने अंग्रेजों के खिलाफ मोह भंग के अवसर को जब्त कर लिया और नरमपंथियों की राजनीतिक भिक्षावृत्ति की निंदा की। अरबिंदो घोष के साथ लाल बाल पाल की तिकड़ी चरमपंथी के रूप में लोकप्रिय हो गई। हालांकि मैं खुद को राष्ट्रवादी कहना पसंद करता था। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस के आने के साथ एक नए प्रकार का नेतृत्व प्रकट हुआ जो छात्रों और युवाओं के रूप में अधिक आक्रामक और उद्दंड और निम्न मध्यम वर्गों की बहुत बड़ी संख्या का भी प्रतिनिधित्व करता था। बंगाल के विभाजन के खिलाफ शक्तिशाली आंदोलन ने इस प्रकार के कई सक्षम और आक्रामक नेताओं को वहां खड़ा कर दिया था। लेकिन नए युग का असली प्रतीक महाराष्ट्र का मैं बाल गंगाधर तिलक था। पुराने नेतृत्व का प्रतिनिधित्व एक मराठा, एक बहुत ही सक्षम और एक युवा गोपाल कृष्ण गोखले ने भी किया। क्रांतिकारी नारे हवा में थे, गुस्सा बहुत तेज था और संघर्ष अपरिहार्य था। इससे बचने के लिए कांग्रेस के पुराने पितामह दादा भाई नौरोजी, जिन्हें सार्वभौमिक रूप से सम्मानित और देश के पिता के रूप में माना जाता था, को उनकी सेवानिवृत्ति से बाहर कर दिया गया था। राहत संक्षिप्त थी और 1907 में संघर्ष हुआ जिसके परिणाम स्वरूप स्पष्ट रूप से पुराने उदारवादी वर्ग की जीत हुई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में राजनीति विचारधारा वाले अधिकांश लोगों ने मैंने और मेरे समूह का समर्थन किया। 24 जून 1903 को बॉम्बे में मेरी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। राजद्रोह के आरोप में मेरे पर ऐतिहासिक मुकदमा 23 जुलाई को शुरू हुआ। मुझे दोषी ठहराया गया और मांडले बर्मा भेज दिया गया, जहां मुझे अपने जीवन के अगले 11 साल बिताने थे। फैसला सुनाने पर मैंने निडरता से कहा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जूरी के फैसले के बावजूद मैं इस बात पर कायम हूं कि मैं निर्दोष हूं। ऐसी उच्च शक्तियां जो चीजों की नियति को नियंत्रित करती है और ये भविष्य की इच्छा हो सकती है कि जिस कारण का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं वो मेरे मुक्त रहने की तुलना में मेरे दुख से अधिक समृद्ध हो। मांडले में मैंने जल्द ही खुद को लिखने और सोचने की दिनचर्या में स्थापित कर लिया। कर्मयोगी ने स्वयं को बढ़ने में, नई चीजों को सीखने में और गीता के सच्चे संदेश पर
चिंतन करने में लीन कर लिया। इस निरंतर पठन और चिंतन का सबसे फलदायी परिणाम गीता रहस्य था। 8 जून 1914 को मुझे सूचित किया गया कि मेरा वनवास समाप्त हो गया है। मैं तब 58 वर्ष का था और मेरा स्वास्थ्य टूट गया, लेकिन मेरी आत्मा झुकी हुई नहीं थी। भारत लौटने पर मैंने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को फिर से शुरू किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के लिए मेरे विचार जरा ज्यादा ही उग्र थे। नरम दल के लोग छोटे सुधारों के लिए सरकार के पास वफादार प्रतिनिधि मंडल भेजने में विश्वास रखते थे। मेरा लक्ष्य स्वराज था, छोटे मोटे सुधार नहीं, और उन्होंने कांग्रेस को अपने उग्र विचारों को स्वीकार करने के लिए राजी करने का प्रयास किया। इस मामले पर सन 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल के साथ मेरा संघर्ष भी हुआ। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा के नारे के साथ मैंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। सन 1916 में मैं फिर से कांग्रेस में शामिल हो गया तथा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो मेरे एवं पाकिस्तान के भावी संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुआ। इंडियन होम रूल लीग के अध्यक्ष के रूप में मैं सन 1918 में इंग्लैंड गया। मैंने महसूस किया कि ब्रिटेन की राजनीति में लेबर पार्टी एक उदीयमान शक्ति है, इसलिए मैंने उसके नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध कायम किए। मेरी दूरदृष्टि सही साबित हुई। सन 1947 ईस्वी में लेबर सरकार ने ही भारत की स्वतंत्रता को मंजूरी दी। मैं पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि भारतीयों को विदेशी शासन के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए। इस बात से मैं बराबर इनकार करता रहा कि मैंने हिंसा के प्रयोग को उकसाया। सन 1896 ईस्वी में बंबई प्रेसिडेंसी को भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा। मैं पूरी तरह राहत कार्यों में जुट गया। मैंने अकाल संहिता लागू करने का आग्रह बंबई सरकार से किया। अकाल का प्रभाव कम करने के लिए मैंने सरकार को अनेकों सुझाव भी दिए। अगर उन सुझावों को स्वीकार कर लिया जाता तो लोगों की तकलीफें काफी कम हो जाती। पूना में मैंने समय से सस्ते अनाज की दुकानें खोलकर अकाल के कारण होने वाले दंगों को रोका। जब मैंने शोलापुर और अहमदनगर के बुनकरों की तकलीफों के बारे में सुना तो मैं स्वयं मौके पर गया और मैंने स्थानीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके एक योजना बनाई। इसके अंतर्गत स्थानीय समितियों को सरकार के साथ सहयोग करके इस वर्ग के लोगों को उपयुक्त राहत प्रदान करने को कहा गया। ये योजना वैसी ही थी जैसी उत्तर पश्चिम प्रांत के उपराज्यपाल ने स्वीकार की। दुर्भाग्यवश इस विषय पर बंबई सरकार के असहानुभूतिपूर्ण आचरण के कारण ये योजना स्वीकार नहीं की गई, और यही नहीं, बंबई सरकार ने इस तरह की योजनाओं को मंजूरी देने की व्यवस्था में संशोधन कर दिया। सरकार की नाराजगी का कारण यह था कि पूना सार्वजनिक सभा, जिसके प्रमुख नेता मैं था, ने जनता को उन रियासतों से परिचित करवाया जिसे कानून के अंतर्गत वे पाने के अधिकारी थे। इसके अलावा सभा ने सरकार अधिकारियों को अच्छा नहीं लगा। सभा ने सरकार को अनेक प्रतिवेदन भेजे, लेकिन उनका या तो संक्षिप्त और रूखा जवाब मिला या कोई जवाब ही नहीं, और अंततः इस पर पूरे तौर पर पाबंदी लगा दी गई। यह सब अप्रत्यक्ष रूप से मेरे पर दबाव बनाने के लिए किया गया था, लेकिन मैं निर्भय होकर अधिकाधिक कार्य करता रहा। दोबारा कांग्रेस के साथ जुड़ने के बाद मैं निरंतर गांधी जी को समझाता रहा कि सिर्फ अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही आजादी को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैं गांधी जी के अनेक निर्णयों का विरोध करता रहा। सन 1919 ईस्वी में कांग्रेस की अमृतसर बैठक में हिस्सा लेने के लिए स्वदेश लौटने के समय तक मैं इतना नरम हो गया था कि मैंने मॉन्टेग्यू चैम्प्सफोर्ड सुधारों के जरिए स्थापित लेजिस्लेटिव काउंसिल विधायी परिषदों के चुनाव के बहिष्कार की गांधी की नीति का विरोध ही नहीं किया। लेकिन नए सुधारों को निर्णायक दिशा देने से पहले ही अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू होने के एक दिन पहले ही बंबई में मेरी मृत्यु हो गई।
मुझे श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी ने मुझे आधुनिक भारत का निर्माता और नेहरू जी ने भारतीय क्रांति के जनक की उपाधि दी। दोस्तों, भारत में कई क्रांतिकारी हुए और उनके बलिदान का यह देश सदैव ऋणी रहेगा। लेकिन आज हमारे देश को आजादी दिलाने का ठेका सिर्फ एक परिवार तक आकर सिमट कर रह गया है, और जिन्होंने अपनी जान गंवाकर इस देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई, वो या तो बाद में आतंकवादी कहलाए या कुछ और। आप अपने स्व विवेक से फैसला कर सकते हैं हम किसके बारे में कह रहे हैं। अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगला वीडियो किस महापुरुष पर बनाएं, हमें सुझाव जरूर दें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।